मेरे सामने दिख रही तस्वीरों में आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ममता दीदी के बंगाल में क्या चल रहा है। कभी महिला को सरेआम बेरहमी से पीटा जाता है, कभी महिला के बाल काट के परेड करवाई जाती है, कभी टीएमसी के गुंडे बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के घर में घुसकर धमकी देते हैं और कभी पुलिस लोगों पर फायरिंग कर देती है। अब एक बार फिर से कोलकाता से सटे हावड़ा जिले में एक महिला को तालिबानी सजा दी गई है। इन तस्वीरों को देख लीजिए, बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बंगाल की पुलिस और प्रशासन भी गौर से देख ले ये तस्वीरें, क्योंकि लगता है यह आपकी लापरवाही और अनदेखी ही है जिसकी वजह से आज ये तस्वीरें दुनिया देख रही है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से चंद किलोमीटर की दूरी पर बसे हावड़ा जिले का है। देखा जा सकता है सामने एक महिला बैठी है, कई लोग उसे घेरे खड़े हैं, अलग अलग एंगल से वीडियो बनाया जा रहा है और एक शख्स हाथ में कैंची लिए बेतरतीब तरीके से महिला के बाल काटे जा रहा है। महिला के साथ उसका बेटा और पति भी वहीं बैठे हैं। लोगों ने इन दोनों के भी बाल काट दिए। इस तालिबानी सजा को रोकने वाला वहाँ कोई नहीं है। महिला, उसका पति और बेटा वहाँ बेबस बैठे रहे, इस सजा को सहते रह गए। মারধর করলো, চুল ফুল কেটে দিল, আমাদের খারাপ লাগে না? ওখানে তো সব ভিডিও করতেছে। হ্যাঁ, বলছি কতজন ছিল ওখানে? অনেক লোক ছিল, বড় মাঠ ভর্তি লোক ছিল। মাঠের মাঝখানে? হ্যাঁ, কিন্তু ছবিতে দেখা যাচ্ছে কারখানার ভেতরে। না, মাঠের মাঝখানে। এরকম তারা ঘরের সামনে মাঠ আছে বড়। আচ্ছা, মাঠের মাঝখানে। अब आपको ये भी बता दें कि इन्हें ये तालिबानी सजा क्यों दी गई। दरअसल महिला ने कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली। स्थानीय लोगों को शक था कि महिला ने भागने से पहले एक कारोबारी के घर चोरी की थी। बस क्या था, न कोई जांच पड़ताल, न पुलिस में शिकायत। जैसे ही महिला सामने आई, उसे पकड़कर सरेआम मुंडन कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी छाती ठोककर ये बखान कर रहे हैं कि क्या सजा दी गई है। बार बार करा ना मानार कारणे एके আমরা একটা মোটামুটি শাসন করার জন্য একে কিছুদিনের জন্য আমরা বাইরে তার করে দিই যে শাসন হোক এবং ভালো হয়ে যাক, ভালো হয়ে গেলে আবার ফিরে আসুক, আবার আমাদের সঙ্গে নিয়ে আমরা একটা করে দেব। अब सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों में सरेआम किसी को ऐसी सजा देने की हिम्मत कैसे आती है। पुलिस प्रशासन के होते हुए कैसे कोई कंगारू कोर्ट चला सकता है। तो इस सवाल का जवाब मिलता है बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के इस ट्वीट से। शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट के जरिए आरोप लगाया है कि तालिबानी सजा देने वाले लोग टीएमसी से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले में ममता सरकार को निशाने पर लिया है। ये जो शरिया प्रेरित तालिबानी कोर्ट्स आज ये पश्चिम बंगाल में लगातार उसके उदाहरण हमें दिखाई देते हैं और ये प्रत्येक दिवस की घटनाएं आम बन चुकी है कि इस प्रकार के कैंगरू कोर्ट या शरिया इंस्पायर्ड तालिबानी कोर्ट पश्चिम बंगाल में लगते हैं, जहां पर महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है आपके सामने है। ये पहली बार नहीं है जब बंगाल से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। तारीख 17 जुलाई टीएमसी के स्थानीय नेता ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को सरेआम धमकाया और अश्लील गालियां दी। तारीख 16 जुलाई तलाक के बाद मिलने पर महिला और पुरुष के बाल काटकर गांव में परेड करवाया गया। तारीख 30 जून पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में कंगारू कोर्ट और तालिबानी सजा के कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं, लेकिन बंगाल की ममता सरकार ने अभी तक किसी मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शायद यही वजह है कि बंगाल में शहर शहर, गांव गांव ऐसी सजाएं अब आम हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के हर पुलिस थाने में अब बकरीद पर रोजा इफ्तार कराए जाने की मांग हो रही है। ये मांग कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से की जा रही है। मामला भोपाल के एक थाने से जुड़ा हुआ है, जहां एक शख्स के जन्मदिन के मौके पर थाने के अंदर सुंदर कांड के पाठ का आयोजन हुआ, जिसे कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन बताते हुए बीजेपी सरकार को निशाने पर ले लिया। साथ ही कांग्रेसी नेताओं के जन्मदिन समेत दूसरे धर्म के आयोजन भी थाने के अंदर कराए जाने की मांग की। कहते हैं कि मौका कोई भी
सियासत अपने रास्ते तलाश ही लेती है। कब, कहां, किस बात पर और किस मुद्दे पर कितनी हवा देनी है, इस चाल को सियासत का हर खिलाड़ी बखूबी जानता है। मध्य प्रदेश में भी सियासत के खिलाड़ियों ने सुंदरकांड के पाठ को ऐसा मुद्दा बना दिया कि अब उस पर बयानबाजी तेज हो गई है। मामला कानून की चौखट से जुड़ा है, लिहाजा कांग्रेस ने इस मुद्दे को ऐसी हवा दी कि उसे हर धर्म और जाति से जोड़ते हुए बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कानून जानता हूं, मुझे परमिशन चाहिए, आपने सुंदरकांड का पाठवादी इजाजत कैसे दी? कांग्रेस का आरोप है कि भोपाल के अशोक गार्डन थाने में नरेश यादव नाम के शख्स ने जन्मदिन के मौके पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया, जो कि एक निजी आयोजन था और इसे थाने में कराया जाना गैर कानूनी और असंवैधानिक था। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए इसे संविधान का उल्लंघन बताया और इसकी इजाजत देने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। बात यही है, ये पूरी सरकार पूरे तरीके से संविधान, सर्विस कंडक्ट रूल और नियम कानून के खिलाफ है और मैं चेतावनी देना चाहता हूं सारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को, अगर उन्होंने इसका पालन नहीं किया संविधान का, तो हम कांग्रेस पार्टी इनको नहीं बख्शेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब हिंदू धर्म से जुड़े किसी आयोजन पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हो। मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करते रहे दिग्विजय सिंह इससे पहले भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसमें उनके निशाने पर हिंदू रहे। इस बार भी दिग्विजय सिंह साफ कह रहे हैं कि अगर थाने में सुंदरकांड हो सकता है तो गुरु नानक जयंती और बकरीद पर रोजा इफ्तार भी होना चाहिए। सुंदरकांड के साथ साथ जब गुरु नानक जी की जयंती आएगी तो वहाँ हमारे गुरु नानक जी का पाठ पढ़ाया जाएगी की दरखास्त वहाँ देंगे। मुसलमान भाइयों के बकरी ईद आएगी तो रोजा इफ्तार की भी हम आवेदन वहाँ देंगे। थाने में होना चाहिए रोजा इफ्तार। दिग्विजय सिंह के आरोपों पर पुलिस की तरफ से सफाई आई, जिसमें इस बात का दावा किया गया कि अनुमति के आधार पर ही सुंदरकांड कराया गया। जो अनुमति दी गई थी, जो बाहर लोग हैं वो अलग हैं, यहाँ पे सुंदरकांड के लिए अलग से एक अनुमति दी गई थी। पहले भी सुंदरकांड हुआ है, तो अभी किसी के जन्मदिन के अवसर पर उसको अनुमति दे दी गई। थोड़ा बहुत नियम कानून जानता हूं। इस बयान के बाद कांग्रेस को सियासत चमकाने का एक और मौका मिल गया। दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी से मिला और थाने में हुए सुंदरकांड के मामले में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। एक टीआई ने निजी आयोजन करवा दिया थाने के अंदर। हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी पूरे थानों में एक साथ अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं, या फिर सर्विस बुक का पालन करें। वहीं पुलिस कमिश्नर भी थाने में हुए निजी आयोजन को गलती मानते हुए कार्रवाई का दावा किया। सामान्य तौर पर थानों में, कई थानों में जहां बहुत सारे मंदिर हैं, मजार हैं, अनेक दूसरे कई जो धार्मिक स्थल हैं, उस तरह के स्थल पूर्व से थानों में मौजूद हैं। इन जगहों पे आयोजन होते हैं, लेकिन इन जगहों पे निजी व्यक्तियों को समानता अनुमति नहीं दी जाती है। तो थाना प्रभारी के अवसर पर ये त्रुटि हुई थी और इसके लिए थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेताओं की मांग है कि अगर किसी एक शख्स को ऐसे आयोजन की अनुमति मिल सकती है तो दूसरे धर्म से जुड़े लोगों को भी इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। साथ ही कांग्रेसी नेताओं को भी थाने में जन्मदिन मनाने का परमिशन मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक तरफ मध्य प्रदेश के भोपाल में सुंदरकांड पर सियासी संग्राम बचा हुआ है, तो दूसरी तरफ उज्जैन में हिंदू मुस्लिम भाईचारा का संदेश देता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, उज्जैन के उन्हेल की ये तस्वीरें हैं। यहां मुहर्रम के जुलूस में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बैंड की धुन पर वहां मौजूद दोनों समुदाय के लोगों ने चालीसा पाठ किया। वहीं हिंदू समाज के लोगों ने मुहर्रम के जुलूस में मौजूद लोगों का फूल माला से स्वागत किया।
सावन के आगाज के साथ ही कांवड़ यात्रा भी दहलीज पर खड़ी है। कांवड़ रूट में कांवड़ियों की आस्था का सम्मान हो और लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसके लिए यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार के इस फैसले का असर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी दिखने लगा है। लेकिन यूपी और उत्तराखंड सरकार के पहचान बताने वाले फैसले पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत चरम पर है। तीन दिन बाद भोले के भक्तों की टोली इस कांवड़ रूट से गुजरे, मगर उससे पहले यहाँ मौजूद होटल और ढाबों की तस्वीर बदल जाएगी। इन होटलों और ढाबों की पहचान सार्वजनिक हो जाएगी। होटल या दुकान के नाम को लेकर लोगों के मन में चल रहे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कल ही प्रशासन के आदेश के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में ठेलों पर फल विक्रेताओं ने अपने नाम चस्पा किए, लेकिन अब प्रशासन के इस फैसले पर यूपी सरकार ने ही मुहर लगा दी। योगी सरकार के नए आदेश के मुताबिक यूपी में कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। सरकार ने इस फैसले के पीछे कांवड़ यात्रियों की आस्था के सम्मान की दलील दी और बीजेपी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है। निश्चित रूप में ये स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्यौहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश में अगर आप देखो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसको कहाँ से दुकान खरीद से सामान खरीदना है। अभी तक ये सामान्य प्रक्रिया आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखी होगी कि लोग अपनी दुकानों का नाम लिखते हैं। कांवड़ यात्रा पश्चिमी यूपी से होते हुए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचती है। यात्रा के हरिद्वार पहुंचने से पहले यूपी सरकार की तरफ से उत्तराखंड में भी होटल और ढाबों के लिए आदेश जारी हो गया, जिसके मुताबिक कांवड़ रूट पर अस्थायी दुकानों के मालिक और वहां काम करने वाले लोगों को अपना सत्यापन करना होगा। अस्थायी दुकानों के आगे मालिक का नेम प्लेट लगाना जरूरी हो। दरअसल कांवड़ मेले के दौरान सड़क किनारे अस्थायी ढाबे और होटल के मालिक गैर हिंदू होते हैं, जिसके चलते कई बार कांवड़ मेले के दौरान सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन जाती है। कांवड़ के टाइम में कई बार जो ऐसी शॉप्स हैं उसको लेते हुए लगातार कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम नहीं लिखा होता है और कई बार कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी करते हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोप्राइटर्स के नाम हैं उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगह फिलहाल बीजेपी की सरकार है और विपक्ष आरोप लगा रही है कि इन फैसलों के जरिए सरकार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को सुलझा रही है और बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी फैसले पर फिर से विचार करने की अपील कर रही है। कुछ दिन के बाद इस तरह के ऑर्डर्स आएंगे कि अपने फोटो भी लगाइए, अपने खानदान का भी पता बताइए, कौन कौन कहाँ रहता है, किस इलाके में रहता है, क्या नाम है, उसका बाप कौन था, उसका बाप कौन था। ये सब भी भारतीय जनता पार्टी के ऑर्डर्स मेरे ख्याल में थोड़े दिन के बाद निकलेंगे। प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। हालांकि फिलहाल सरकार इस मुद्दे पर यू टर्न लेने के मूड में नहीं है और अब फैसले का बचाव करते हुए विपक्ष के आरोपों को आईना दिखाने से भी नहीं चूक रहे। कई वीडियो जारी हुई हैं कि लोग थूक रहे हैं रोटियों पर, रेस्टोरेंट में थूक भी रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तब ओवैसी जी को अखिलेश यादव याद नहीं आती। आज अगर अपनी पहचान, अगर नाम की पहचान हो रही है, आपत्ति क्या है? इसमें कोई विद्वेष नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि जी न्यूज ने पिछले हफ्ते ही कांवड़ रूट पर पड़ताल की तो सामने आया कि कई मुस्लिम दुकानदारों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल खोल रखे। ऐसे में त्योहारी मौसम के बीच कई बार तनाव के हालात बनने की आशंका रहती है। लिहाजा प्रशासन ने नामों पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये फैसला लिया, मगर शांति व्यवस्था बनाए रखने की ये कोशिश सियासी मुद्दा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में पहचान पर घमासान छिड़ा हुआ है तो वहीं अखिलेश अपनी टीम को महाराष्ट्र ले जाकर सम्मान देने वाले हैं। दरअसल 2024 का चुनाव जीत के बावजूद बीजेपी के लिए सेटबैक रहा, तो हार के बावजूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल का कॉन्फिडेंस पहले से हाई है। क्षेत्रीय दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा और अब अखिलेश यादव इन्हीं 37 सांसदों के विजय रथ पर सवार होकर समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होने जा रही है।
क्या है अखिलेश का ऑल इंडिया प्लान और कैसे महाराष्ट्र में सांसदों के सम्मान के जरिए अखिलेश अपने दल की मौजूदगी पूरे भारत में दर्ज कराने की कर रहे हैं तैयारी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव जीतकर आने वाले सांसदों का सम्मान लखनऊ में नहीं कर रहे हैं, बल्कि लखनऊ से करीब 1400 किलोमीटर दूर अपने सांसदों को शाबाशी दे रहे हैं। 2024 में साइकिल को रफ्तार देकर कॉन्फिडेंस में आए अखिलेश के सांसद अयोध्या, वाराणसी या विंध्याचल में मत्था नहीं टेकेंगे, बल्कि शिरडी साईं के दरबार में जाकर आशीर्वाद लेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित समाजवादी पार्टी ने अपने लिए नया टारगेट सेट कर लिया है। 37 सीटों के बूस्टर डोज के बाद अखिलेश एंड कंपनी पैन इंडिया लेवल पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। दरअसल महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा सीटों के हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी एसपी अब महाराष्ट्र चुनाव के जरिए राष्ट्रीय पार्टी बनने की प्लानिंग कर रही है। हमारी पार्टी जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष में जो है सेकंड नंबर पर हम है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बन चुकी है, राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान बन चुकी है। सिर्फ एक मान्यता का सवाल है। आने वाले दिनों में हम राष्ट्रीय स्तर के पार्टी भी होंगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में ही अपने सांसदों के सम्मान का प्लान क्यों बनाया। यूपी के साथ महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जहां इंडी गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा। समाजवादी पार्टी यहां सियासी बिखराव का फायदा उठाने की भी कोशिश में है। समाजवादी पार्टी की कोशिश बीजेपी और सहयोगियों को नुकसान पहुंचाने की होगी, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ध्रुवीकरण का दांव चल सकती है। इसके लिए यूपी के मुद्दे को भी भुनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई काम है नहीं। आज बड़ा मुद्दा है हमारे देश के सामने। इस देश की महंगाई का मुद्दा है। करोड़ों करोड़ों हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं। तो इससे लोगों को मन को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ काम करती रहेगी। बीते करीब 10 साल से 5 लोकसभा सीटों पर सिमट चुकी 31 साल पुरानी समाजवादी पार्टी के अब लोकसभा में 37 सांसद हैं और अखिलेश यादव इस मौके को चूकना नहीं चाहते हैं। महाराष्ट्र में अपने सांसदों को सम्मानित कर समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के सामने शक्ति प्रदर्शन भी करेगी, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन होता है तो ज्यादा सीटों की डिमांड की जा सके। हमारे 37 एमपीओ का संकल्प है कि समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना है। वैक्यूम है, खाली जगह पड़ी हुई है, तो उसको घेरना है। महाराष्ट्र में अब तक समाजवादी पार्टी का एक ही चेहरा था, अबू आजमी। 1995 से ही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब नए सिरे से विधानसभा चुनाव में पार्टी के पैकेजिंग की तैयारी की जा रही है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाला प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कितना परफॉर्म कर पाएगी, इसके लिए अक्टूबर-नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। नाच गाना, रंगारंग कार्यक्रम, ये समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। जब भी थोड़ी सी सफलता मिलती है तो समाजवादी पार्टी इस तरह के आमोद प्रमोद में, भोग विलासिता में डूब जाया करती है। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अनपेक्षित सफलता मिल गई है तो समाजवादी पार्टी अब माया नगरी मुंबई जाकर के भोग विलासिता में अपना समय बिताएगी। यही समाजवाद है समाजवादी पार्टी का। समाजवाद के नाम पर पूरी तरह से आज पूंजीवाद में घिर गई समाजवादी पार्टी फिर अपने पुराने रंग में आ रही है, जहां सैफई महोत्सव जैसे डांस के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। एक तरफ मिल्कीपुर में बीजेपी अयोध्या की हार के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश में है, तो वहीं फूलपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए साख की लड़ाई है। क्या है बैटल ऑफ फूलपुर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में आला कमान के पास हार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर चुके हैं, लेकिन अब केशव के सामने खुद की परीक्षा पास करने की चुनौती है और इस परीक्षा का नाम है फूलपुर उपचुनाव, जिसकी तारीख अगले कुछ दिनों में तय होने जा रही है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में
मिल्कीपुर के बाद फूलपुर सबसे हॉट सीट बनी हुई है। फूलपुर से बीजेपी विधायक रहे प्रवीण पटेल अब सांसद बन चुके हैं, लेकिन अब उपचुनाव में इस सीट को बचाना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए साख का सवाल बन चुका है। फूलपुर विधानसभा से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आते हैं और इस लिहाज से इस सीट की जो प्रतिष्ठा है वो सीधे केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ जाती है। इस लिहाज से ये सीट न सिर्फ बीजेपी के लिए जीतना जरूरी है बल्कि केशव प्रसाद मौर्य के लिहाज से भी बहुत जरूरी हो जाती है। ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी इस सीट पर ग्राउंड पर मजबूती से काम कर रही है और जीत का दावा कर रही है, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उनकी जो टीम है वो भी इस सीट पर मजबूती से डटी हुई है और बीजेपी भी यहाँ जीत का दावा कर रही है। अगर फूलपुर में नतीजे बीजेपी के विपरीत गए तो मुश्किल योगी से ज्यादा केशव की बढ़ेगी, क्योंकि फूलपुर को उनका सियासी इलाका माना जाता है। यानी फूलपुर के नतीजे केशव प्रसाद मौर्य के सियासी कद को भी तय करेंगे। अपने गढ़ को बचाने के लिए बीजेपी ने फूलपुर में एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। आज बीजेपी ने फूलपुर विधानसभा में काशी क्षेत्र कार्य समिति की बैठक की। बैठक में काशी क्षेत्र कार्य समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य चर्चा का विषय फूलपुर विधानसभा उपचुनाव रहा। भारतीय जनता पार्टी हर चुनौतियों से निपटने में कार्यकर्ता हमारा सक्षम है। हम किसी चुनौतियों से घबराते नहीं है। चुनौतियां देश के अंदर चाहे जितनी भी प्रकार की चुनौतियां रही हैं, इन चुनौतियों को समाधान करने का किसी के अंदर ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में। सीएम योगी फूलपुर उपचुनाव के लिए प्रभारी मंत्री के तौर पर दया शंकर सिंह और राकेश सचान की तैनाती कर चुके हैं। बीजेपी यहां फिर से कमल खिलाने की तैयारी में है, तो अखिलेश की साइकिल भी बीजेपी की घेराबंदी की कोशिश में है। एसपी ने फूलपुर विधानसभा क्षेत्र को 43 सेक्टर में बांटा है। संगठन को बूथ स्तर पर तैयारियों में जुटने को कहा गया है। प्रयागराज के एसपी विधायक को भी फूलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। कई पूर्व विधायक और पूर्व सांसद को भी उपचुनाव में लगाया गया है। गैर यादव ओबीसी उम्मीदवार पर भी मंथन जारी है। अभी जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होना है उन पर भी समाजवादी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जन विरोधी काम किए हैं, जिस तरह से आरक्षण की हकमारी की गई है, जिस तरह से युवा वर्ग के साथ धोखा देकर के पेपर लीक किए गए, इससे आहत होकर के युवा भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करेंगे। अखिलेश यादव ने कल ही ट्वीट कर 100 सीट लाओ कुर्सी पाओ का ऑफर दिया था, जिसे केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश पहले भी योगी सरकार में केशव प्रसाद के सियासी कद पर तंज कसते रहे हैं, लेकिन फूलपुर उपचुनाव के नतीजे ही केशव का सियासी कद तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। असम में बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने मुस्लिम विवाह एक्ट को रद्द कर दिया। कैबिनेट की बैठक में हिमंता सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम नियम 1935 को निरस्त करने का फैसला लिया और अब इस विधेयक को मॉनसून सत्र में रखा जाएगा। सीएम शर्मा ने यह दावा किया है कि बेटियों और बहनों के हित के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। असम की हिमंता सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए असम में लागू मुस्लिम विवाह कानून को रद्द कर दिया। कैबिनेट की बैठक में असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। वहीं सीएम शर्मा ने दावा किया कि इस कानून से बाल विवाह को बढ़ावा मिल रहा था, लिहाजा बहनों और बेटियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया। नया एक कानून आएगा जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा और जो कानूनन जो एज बार है 18 एंड 21 उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। पुराना कानून भी रद्द होगा और नया कानून बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का ऊपर। इस विधेयक को अब अगले मॉनसून सत्र में विचार के लिए रखा जाएगा। इसके साथ ही मुस्लिम विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए भी कानून लाया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि इसे धार्मिक आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि 80% मुसलमान और 20% दूसरे धर्म से जुड़े लोगों के यहाँ भी बाल विवाह हो रहे हैं, जिसे रोकना जरूरी है। वहीं असम मुस्लिम एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात की जाए तो इसे साल 1935 में लाया गया था। इसमें मुसलमानों के निकाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। साल 2010 में इस एक्ट में संशोधन किया गया। स्वैच्छिक शब्द की जगह अनिवार्य शब्द जोड़ा गया। इस संशोधन के साथ असम में मुसलमानों का निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था।
इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने के प्रावधान थे। भले ही दूल्हा और दुल्हन की कानूनी उम्र 18 और 21 वर्ष ना हुई हो, वहीं इस एक्ट को खत्म करने पर विरोध भी तेज हो गया। टीवी पर रोजाना कोई एक नया बयान, कल जैसे उन्होंने कह दिया था कि भाई यहाँ पॉपुलेशन 40% बढ़ गई है, मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, जो मेरे लिए जीने मरने जैसा सवाल है। ये इस तरह के सवाल ये रोजाना खड़े करते हैं। सवाल ये है कि अगर आप ये मैरिज एक्ट ख़त्म करेंगे, उसमें सशक्तिकरण कैसे आएगा महिलाओं का? जहाँ इनकी सरकारें हैं इस तरह के कार्य करेंगे जो इनका संविधान को बदलने की जो इनकी नीयत और नीति है उस पर ये इस तरह से अमल करेंगे। उधर बीजेपी नेताओं ने इसे देश के हित में बताया। जो भी समावेशी सुधार हो उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। किसी भी समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार करने की जो एक होड़ लग जाती है उससे बाज आने की जरूरत है। हमारा देश जो है वो कोई पहला सुधार तो हो नहीं रहा है। बाल विवाह के सुधार हुए, सती प्रथा के सुधार हुए, ट्रिपल तलाक जैसे जो कुरीतियां और कम्युनल और क्रिमिनल कुरीति थी उस पर सुधार हुए। तो इसलिए सुधार होना चाहिए और सुधार के साथ सभी लोगों को खड़े होना चाहिए। इससे पहले सीएम शर्मा ने यह भी कहा था कि असम में मुस्लिम आबादी 40% हो गई है, जो 1951 में 12% थी। शर्मा ने इसे राजनीतिक नहीं बल्कि जीवन और मौत से जुड़ा मुद्दा बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया के दो अलग अलग छोर पर दो अलग अलग घटनाएं हुई। एक तरफ बांग्लादेश जल रहा है और दूसरी तरफ लंदन में भी दंगे भड़क गए। ये दोनों तस्वीरें आप देखिए, लेकिन इन दोनों घटनाओं में एक समानता बताई जा रही है। 8000 किलोमीटर के फासले पर हो रही इन दो घटनाओं का एक सूत्रधार है। जी हां, सूत्रधार एक ही है, पाकिस्तान। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। सबसे पहले जरा देखिए इनमें से एक पहली तस्वीर, ब्रिटेन में कैसे हिंसा भड़क गई और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ क्यों बताया जा रहा है, ये हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। सड़क पर मौजूद हर शख्स के सिर पर खून सवार है। सामने आग की लपटें उठ रही हैं और पीछे से दंगाई आग को और हवा दे रहे हैं। जिसके हाथ में जो भी आ रहा है उसे उठाकर वार कर रहा है। आलम यह है कि पुलिस भी यहाँ लाचार नजर आ रही है। हिंसा की ये तस्वीरें ब्रिटेन से आ रही हैं और यकीन मानिए ब्रिटेन में ऐसी हिंसा आपने शायद ही कभी देखी होगी। ब्रिटेन के लीड्स में अचानक ही हिंसा भड़क उठी। लीड्स के हेयर हिल्स इलाके में दंगाइयों ने जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। आलम यह है कि सुरक्षा के लिए खड़ी पुलिस की गाड़ी भी दंगाइयों के निशाने पर आ गई और उपद्रवियों ने गाड़ी को पलट दिया। इतना ही नहीं, हिंसक भीड़ ने एक घर को भी आग के हवाले कर दिया। अब जरा इस हिंसा के पीछे के कारण भी जानिए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी स्थानीय चाइल्ड केयर एजेंसी से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि एजेंसी बच्चों को माता पिता से अलग कर रही है। इसी फैसले के विरोध में जबरदस्त हिंसा भड़क उठी। लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस ने हिंसा के पीछे कुछ और वजह बताई है। पुलिस ने अपने बयान में हिंसा के लिए जिसे आरोपी माना है वो है क्रिमिनल माइनॉरिटी। अब पुलिस के क्रिमिनल माइनॉरिटी शब्द को डिकोड करते हैं। ब्रिटेन के जिस इलाके में हिंसा हुई वहां ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के लोग रहते हैं। लीड्स के इसी इलाके में साल 2001 में भी हिंसा फैली थी। उस हिंसा के लिए भी मुस्लिम माइनॉरिटी को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। ब्रिटेन के लीड्स का हेयर हिल्स पाकिस्तानी बाशिंदों के लिए रिहाइश का इलाका है, लेकिन इस इलाके की महज यही पहचान नहीं है। ये इलाका दंगों के लिए भी बदनाम है, जिसकी बानगी एक बार फिर से लीड्स की सड़कों पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ब्रिटेन में दंगों के पीछे का चेहरा आपने देख लिया। पाकिस्तानी बहुल इलाका कैसे सालों से दंगे का दंश झेल रहा है ये भी आपने देख लिया। और आइए अब आपको ब्रिटेन से 8000 किलोमीटर दूर लिए चल रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश, और उसकी भी तस्वीर आप यहां पे देख लीजिए। बांग्लादेश में पाकिस्तान ने कैसे आग लगाई, अब आपको उसका कच्चा चिट्ठा दिखाते हैं। जी हां, बांग्लादेश में हो रहे दंगों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ बताया जा रहा है। इन दंगों में पाकिस्तान की भागीदारी कैसे है, अब आपको उसका एक एक सबूत दिखाते हैं। बांग्लादेश में दंगों की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, उल्टा ये आग और धधकती जा रही है। ताजा तस्वीरें राजधानी ढाका के एक मेट्रो स्टेशन की। दंगाई छात्रों ने पूरे मेट्रो स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों और काले धुएं के बीच से गुजरती मेट्रो ट्रेन की यह तस्वीर
दंगों के दर्द को सालों तक याद दिलाती रहेगी। 72 घंटों से पूरा बांग्लादेश जल रहा है। दंगे में 39 छात्रों की मौत हो चुकी है। न जाने कितना नुकसान हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच कोई है जो अंदर ही अंदर बहुत खुश है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के पीछे बार बार पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। जी सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। छात्रों की भीड़ आगे बढ़ रही। इनकी आवाज से इनके आक्रोश का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इनकी जुबान से जो नारा निकल रहा है, जरा छात्रों की ये भीड़ बार बार रजाकार रजाकार का नारा लगा रही है। दरअसल रजाकार एक पूर्वी पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल था, जिसे जनरल टिक्का खान ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में संगठित किया। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान रजाकार पाकिस्तानी सेना की सहायक सेना थी। अब सवाल ये कि बांग्लादेश की आजादी के 53 साल बाद रजाकार के नारे बांग्लादेश में क्यों लग रहे हैं? दरअसल छात्रों का विरोध कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें 71 की जंग में लड़ने वालों के परिवार को सरकारी नौकरी में 30% कोटा बरकरार रखा गया। हिंसा भड़कने के बाद बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने यह कहा कि जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं वो रजाकार यानी पाकिस्तान के समर्थक, जिसके बाद प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने। माना यह भी जा रहा है कि इन दंगों के पीछे आईएसआई का भी हाथ है, क्योंकि बांग्लादेश में आईएसआई की प्रेजेंस काफी ज्यादा है। साल 2016 में ढाका में आईएसआई के 2 एजेंट्स गिरफ्तार हुए। 2012 में आईएसआई के 2 संदिग्ध एजेंट्स पकड़े गए थे। इसके अलावा हाल फिलहाल में आतंकी गुटों के मैसेज भी बांग्ला भाषा में जारी होने लगे। ये सभी चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि भारत में आईएसआई के नेटवर्क ध्वस्त होने के बाद उसने अपना बेस बांग्लादेश में शिफ्ट कर लिया और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में। और अब माना जा रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन का उग्र होना आईएसआई की प्लानिंग का एग्जीक्यूशन। हालांकि ये बात अभी पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी प्रचार जारी है। दोनों ही उम्मीदवार अलग अलग वजहों से सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। एक तरफ बाइडेन की सेहत तो दूसरी तरफ ट्रंप के दावे। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। जो अमेरिका खुद वॉर जोन में सबसे अधिक हथियार सप्लाई कर रहा है, वहां के राष्ट्रपति पद के दमदार उम्मीदवार अब एक कॉल पर युद्ध खत्म करने की बात कह रहे हैं। तो दूसरी बार दुनिया के सबसे ताकतवर पद का चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। अलग अलग वजहों से विवादों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही युद्ध रुकवाने की बात कही है, और वो भी केवल एक फोन कॉल पर। बीते 2.5 साल से युद्ध की आग में जल रहे रूस यूक्रेन के बीच समझौता संभव है। जरूरत है ट्रंप के एक फोन कॉल की। ट्रंप के एक फोन कॉल से क्या नहीं हो सकता है? यूक्रेन की इन इमारतों को रोजाना खंडहर बनने से रोका जा सकता है। पुतिन और जेलेंस्की के सैकड़ों सैनिकों को मौत के मुंह में जाने से रोका जा सकता है। रूस और यूक्रेन के लोगों पर मंडरा रहा मौत का खतरा फौरन खत्म किया जा सकता है। और केवल रूस यूक्रेन ही क्यों, तबाही गाजा में भी है, और गाजा में 7 महीने से जो हो रहा है, ट्रंप के पास उसका भी हल है। बस जरूरत है ट्रंप को नेतन्याहू के दफ्तर में रखे फोन की घंटी घुमाने की। मतलब अगर ट्रंप एक कॉल क्रेमलिन और एक कॉल यरूशलेम कर दें तो दुनिया के 2 बड़े हिस्सों में बेहद आसानी से शांति स्थापित हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ट्रंप के समर्थक जहां इस बयान को चुनाव के लिए सबसे बड़ा दाव बता रहे हैं, तो वहीं विरोधी ट्रंप का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने मिलवॉकी में हुए आरएनसी में भाषण के दौरान युद्ध का जिक्र करते हुए बाइडेन प्रशासन को निशाने पर लिया। वहीं इजरायल हमास वॉर जोन में बंधक बनाए गए अमेरिकियों को लेकर भी चेतावनी दे डाली। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यहीं नहीं रुके और अमेरिकी नागरिकों से देश की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा वादा भी किया। तो डोनाल्ड ट्रंप हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए फोन पर युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं, बंधकों की रिहाई को लेकर चेतावनी दे रहे हैं।
और अमेरिकी सुरक्षा के लिए आयरन डोम बनवाने का वादा कर रहे हैं। बाइडेन की सेहत पर उठ रहे सवालों की वजह से अमेरिका के चुनाव में ट्रंप का पलड़ा भारी है। इन सब के बीच जो बाइडेन अब तीसरी बार कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एक दिन पहले ही बाइडेन ने अनफिट होने पर चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी। अब ऐसे में ट्रंप अपने आप को एक मजबूत लीडर के तौर पर स्थापित करने की कवायद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा यूं ही नहीं है। समर्थकों का मानना है कि रूस और ईरान जैसे देशों से ट्रंप के बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं और पिछले कार्यकाल में ट्रंप प्रशासन के फैसले से यह बात साबित भी होती है। 2014 के बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को ट्रंप ने खत्म किया। ट्रंप ने 2018 में ईरान पर लगाए गए कई आर्थिक प्रतिबंधों को भी खत्म किया था। 2017 से 2021 तक कभी पुतिन की तीखी आलोचना उन्होंने नहीं की। हालांकि कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान और ट्रंप प्रशासन के बीच रिश्तों पर असर जरूर पड़ा और खटास जरूर आई थी। डोडा में पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस दौरान आतंकियों की तलाश में कई इलाकों में एक बड़ा तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 30 से 40 किलोमीटर के इलाके में तकरीबन 25 से 30 आतंकी छिपे हुए हैं और यह भी खबर है कि आतंकी हमलों के लिए पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें आतंकी गुरिल्ला वॉर की हिट एंड रन वाली जो तकनीक थी उसका इस्तेमाल अब एक बार फिर से कर रहे हैं। इसमें आतंकी पहाड़ी इलाके में नीचे उतरते हैं और नीचे आकर हमला करते हैं। जाते समय अपने जूतों के निशान जानबूझकर आतंकवादी छोड़ देते हैं ताकि सुरक्षा बल इन निशानों के जरिए उनका पीछा करते हुए आए। जवानों के वहां पहुंचने पर वो एम्बुश लगा लेते हैं और घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला बोल देते हैं और इसके जरिए बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों को पहुंचाने की कोशिश होती है। इसके बाद आतंकी अपना ठिकाना बदल देते हैं और दूसरी जगह पर छुप जाते हैं। विभाग के देसा और कास्तीगढ़ में पिछले 4 दिनों से लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा तलाशी अभियान जो है आतंकियों की धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा है। जानकारी ऐसी है कि 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में करीबन 25 से 30 आतंकी जो हैं वो एक्टिव हैं। ऐसे में आतंकियों की एक नई प्लान, एक नया रणनीति जो है उसे सुरक्षा बलों ने डिकोड करते हुए उस पर अब काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल इस तरह की जानकारी है कि अब आतंकी जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर की हिट एंड रन टेक्निक का यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें आतंकी पहले गोलीबारी करते हुए नीचे आते हैं और उसके बाद वापस जाते हुए अपने फुटप्रिंट जानबूझकर छोड़ के जाते हैं ताकि सेना या अन्य सुरक्षा बल जो हैं वो उनका पीछा करें। जैसे ही सुरक्षा बल जंगलों तक पहुंचते हैं तो आतंकी घात लगाकर उन पर हमला करते हैं और बड़ा नुकसान जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आतंकी एक बार फिर से छिपते हैं और अपनी लोकेशन जो है वो चेंज करते हैं। इसे हिट एंड रन टेक्निक जो है गुरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता है और ये आतंकी पहले भी कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। हालांकि अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो कश्मीर घाटी हो या जम्मू संभाग, इन दोनों इलाकों में कोई भी इस तरह की जो वारदात है आतंकियों द्वारा नहीं की गई थी। पर इस टेक्निक का एक बार फिर से आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किया जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी न्यूज़।